जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे देख रहे हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। आप लोगों ने काफ़ी समय से न्यूज़ अगर आप फॉलो करते हो तो एक मुद्दा देखा होगा कि हमारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज, उसका एक गढ़ माना जाता है ओल्ड राजेंद्र नगर। वहाँ पे एक बहुत दुखद घटना हुई है। एक बहुत नामी गिरामी कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में फ्लड हो गया था बेसमेंट, और उसमें काफ़ी सारे बच्चों की जान चली गई। आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि मौत का कोचिंग सेंटर, जिम्मेदार कौन? प्रशासन, कोचिंग माफिया, या फिर बच्चे एमसीडी वाले? इसी के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़ी है एक हमारी बहुत ही प्यारी सी बच्ची जो खुद उस पर्टिकुलर एरिया में, वो पटेल नगर में ही रहती है। वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट है, उसके भी फ्रेंड्स ने अपनी जान गंवाई है। तो उसको मैंने इन्वाइट किया कि आप आओ, बताओ कि कंडीशन क्या है। तो उसी के बारे में आज विस्तारपूर्वक जानेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें कमेंट करके मुझे बताना आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं। अगर हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पर कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अगर अथॉरिटीज़ इस पर कुछ एक्शन ले पाएँ, तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसे नए निर्दोष बच्चों की जान नहीं जाएगी। तो मैं यहाँ पे आज बुलाता हूँ जया को। आ जाओ जया। और जया से बात करेंगे हम। जया जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्रा हैं और ये कर रही हैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी। तो आप मुझे ये बता कि तुम्हारी कोचिंग में अभी मतलब जैसे ORN है जी। तुम जैसे मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा, जैसे आप उधर थोड़ा सा उधर, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा ORN है जी। कहाँ से हो आप? थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। आप कौन से एग्जाम की तैयारी करते हो? पढ़ाई में क्या किया है? जी मेरा नाम जया सिंह और मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस से करा हुआ है ग्रेजुएशन। और मैं बहुत पहले से ही मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी और एडिशनली मैं स्टेट सर्विसेज एंड डिफेंस के एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी के साथ ये सारे एग्ज़ामिनेशंस भी अटेम्प्ट कर रही हूँ। मतलब ओवरऑल सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन करनी है और मैं इंस्टीट्यूट उसी के लिए जाती हूँ। अच्छा। जो कि तो बेटा अभी ये जो घटना हुई है तुम्हारे, आप वहीं रहते हो, आपने देखा ना आपके दोस्तों के साथ जो हुआ, तो मैं ये जानना चाहूँगा बेसिकली कि क्या लगता है तुमको कि कौन इसका जिम्मेदार है? मतलब ये चीज़ें चालू कैसे हुई? थोड़ा सा इस इंसिडेंट के बारे में, जैसे आप वहाँ पे थे, तुमने प्रोटेस्ट में भी पार्ट लिया, वहाँ पे बच्चे हैं, तुम लोग कल गए थे, मैं वहाँ पे नहीं जा पाया था किसी कारण से। तो वहाँ पे चल क्या रहा है अभी? ORN में क्या चल रहा है? सर ORN में जो भी चीज़ें चल रही है वो ORN में जो भी चीज़ें चल रही है वो आज से नहीं चल रही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो आपदाएं हैं वो काफ़ी पहले से कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे आग लगने की घटना हुई थी और क्या कहते हैं अभी फ़िलहाल ये फ्लड की घटना हुई। और इससे पहले की जो एक कॉमन सी चीज़ है वो है वहाँ पे वाटर क्लॉगिंग की समस्या। वो हर बार इतनी होती है कि मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी सी बारिश हुई तो पानी पूरे पाँव तक ही आएगा और हमारे इंस्टीट्यूट के सामने में भी आ जाता है। तो पानी भरने के साथ साथ एक और जो सबसे तगड़ी समस्या ये होती है कि कहीं से अगर कोई वायर एक्सीडेंटली अगर उस पानी में टच करता है तो वो पूरा का पूरा पानी करंट वाला हो जाएगा और उसमें पाँव जाने से या फिर उसके कांटेक्ट में आने से अननेचुरल डेथ हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल डेथ हो सकती है। अभी एक बच्चे के साथ हुआ भी था। हाँ, जो कि वायर के टच होने से ही, नीलेश रॉय। तो सर लाइब्रेरी में, और एक तो दूसरी बात है कि लाइब्रेरी बेसमेंट में थी, तो बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलने की परमिशन जनरली नहीं होती है। लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं मतलब देखिए, अगर वो लाइब्रेरी बेसमेंट में है, एज अ स्टूडेंट मैं भी जान रही हूँ कि वो लाइब्रेरी बेसमेंट में है, तो अगर MCD सतर्क नहीं है, अगर कोचिंग वाले सतर्क नहीं है, तो एटलीस्ट हमें तो सतर्क होना चाहिए। हम वहाँ पे जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, हमको पता एज ए UPSC एस्पिरेंट मुझे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट इस बात की तो जानकारी हो जाती है कि कौन सा डिज़ास्टर किस वे में आ सकता है। अगर हम बेसमेंट में जा रहे हैं तो वो हम मान के चलिए कि हम खतरे के अंदर जा रहे हैं। हाँ, वो तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना कि अगर वहाँ पे, और मैंने देखा कि उसमें एक ही गेट था बायोमेट्रिक और वो ऑटो लॉक है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमें अंतर ज्ञान है या फिर हम पहले से कुछ जान नहीं रहे हैं। एटलीस्ट हमें एक प्रेडिक्शन होना चाहिए कि अगर हम खतरे के अंदर जा रहे हैं तो सिवाय वहाँ खतरा के और कुछ नहीं मिलने वाला है। बेसमेंट में लाइब्रेरी है, बायोमेट्रिक लॉक है और वाटर क्लॉगिंग की समस्या बहुत पुरानी है, अथॉरिटी कुछ करती नहीं है। तो हमें भी एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए उन जगहों पे एडमिशन लेने से।
ऐसा मुझे लग रहा है कि अपनी अवेयरनेस, मतलब प्रशासन क्या करता है नहीं करता है ये आफ्टर ऑल एट द एंड ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन बीइंग स्टूडेंट, बीइंग पेरेंट, अपने आप को भी सतर्क रखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जान की जिम्मेदारी अब तो हमारी होगी, ऐसा देख के लग रहा है, क्योंकि प्रशासन तो क्या ही कर रहा है, उसके भरोसे हम अपनी जान पे नहीं खेल सकते, ये रिस्क हम नहीं उठा सकते। तो मैं यहाँ पे ना एक चीज़ है, बेसिकली बच्चे ने इसने सही बात बताई। देखो प्रशासन को तो मैं मानता हूँ कि प्रशासन बिल्कुल कुछ काम किया ही नहीं है। प्रशासन, अगर एमसीडी वालों को इस चीज़ के बारे में जानकारी थी तो एमसीडी वालों को क्या करना चाहिए था, इस पर एक्शन लेना चाहिए था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने देखा उन्होंने जेई को सस्पेंड कर दिया, एई को सस्पेंड कर दिया, उनकी मेयर बोल रही है अब यहाँ पे स्वाति मालीवाल जी जा रही हैं, ये जा रहा है, वो जा रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उसको पॉलिटिसाइज करने की मुद्दा चल रहा है, पॉलिटिसाइज करेंगे, वो गंदा गेम है। उसका मुझे नहीं लगता कि कोई उसका आउटपुट निकलेगा। कल मैं किसी अधिकारी का, पुलिस अधिकारी का देख रहा था, आई थिंक पुलिस का थोड़ा सा इसमें रवैया थोड़ा सा सॉफ्ट नोट पे था। वो अपना काम कर रहे थे, उनका काम है, मतलब पुलिस, मेरे हिसाब से तो पुलिस हमेशा लेट ही पहुँचती है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस हमेशा पहुँचती है। पुलिस इज़ नेवर ऑन टाइम इन इंडिया। सो बच्चों की जान गई है, 3 बच्चे की तो जान कंफर्म गई है, पर ये नंबर बहुत ही कम नंबर बताया है इन लोगों ने, क्योंकि वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। यहाँ पे एमसीडी क्या कर रही थी, यहाँ पे कोचिंग वाला क्या कर रहा था, क्या उसने इतनी लाखों की फीस ली तो उसको कॉमन सेंस नहीं था कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं बनानी। मैंने कल किसी का इंटरव्यू देखा, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर गलत हूँ तो आप करेक्ट कर देना मुझे, कि उनका खुला रेट चलता है कि आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हो एमसीडी में तो आप 2.5 लाख रुपए दे दो। आप अगर बिल्डिंग पे आधा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो 4 मंजिल के ऊपर, क्योंकि इतनी ऊंची कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो आप 5 लाख रुपए दे दो। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला मामला, यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट हो गया, एमसीडी हो गई, ये सबकी मिली भगत है। दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ बच्चों की बेचारों की क्या गलती है, मैं टीचर होने की दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। मैं ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में साइंस नहीं बनता। कोचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, पर ऑनलाइन कम्युनिटी से ज़्यादा बिलोंग करता हूँ। एडटेक में 7 साल दिए हैं, और बड़ा दुख होता है जब बच्चों के साथ ऐसा होता है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, 22-22 साल के बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों ने मेनली प्री निकाला हुआ था, कल को सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखते, हो सकता है बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते तो देश का ही भला होता। और ऐसी असामयिक मौत उनकी हो गई तो दुख तो होता है। मैं किसी बच्ची के चाचा का इंटरव्यू देख रहा था, बड़े बेचारे दुखी थे। बहुत सारे बच्चों का था वेयर अबाउट्स नहीं पता, कि बहुत सारे बच्चे आज भी मिसिंग है और उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा तुम्हें एक चीज़ बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे मतलब जैसे आप लोग तो वहाँ पे हो और आपके दोस्त भी थे वो बच्चे, तो वहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, मतलब क्या है? क्योंकि सही नंबर तो बता नहीं रहे हैं। मेरे को बच्चों ने बताया कि सर 7-8 बच्चों की बॉडीज़ हमने देखी हैं, और बहुत सैड है यार, बहुत। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आई फील सेम ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कोचिंग सेंटर। आई फील वेरी वेरी सेम ऑन दैट एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीडी, जो भी वहाँ का विधायक था, जो भी काउंसलर था, सबको निकालना चाहिए। अगर बच्चों ने अपने आ गए बच्चे अपनी पे, तो फिर बच्चे छोड़ेंगे नहीं, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि वो बच्चे जो हैं किसी बाहर के राज्य से आए हुए हैं, बहुत सारा 15,000-20,000 रुपये रेंट होता है। वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें क्या है, वहाँ पे कितना पैसा खर्चा करते हैं बच्चा वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, उसके बारे में भी जया से बात करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये जो कैजुअलिटी हुई है, कैजुअलिटी काउंट है, तुमने वीडियो वगैरह देखी होंगी, मेरे पास भी वीडियो आई थी, क्या लगता है मतलब वहाँ पे क्या ये लोग छुपा रहे हैं कि इतनी कैजुअलिटी नहीं है, क्या मुद्दा क्या है इनके साथ? सर बेसिकली तो मतलब बेसिकली अगर बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ 3 की डेथ नहीं हुई, ऐसा है कि आंकड़े उससे ज़्यादा हैं। और मतलब कि प्रोटेस्ट बढ़ ना जाए या फिर इस तरह के भीड़ का गलत रिएक्शन ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सही आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं, और ना ही अब वो बताए जाएंगे। आंकड़े बहुत ही फिक्स है कि 3 डेथ ही हुई है, लेकिन मतलब मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने, उन्होंने कहा कि 8 या 9 बच्चे तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि वो डूबे, फंसे, मरे, ऐसा। तो प्रॉब्लम यही है ना कि अगर हम इतना पे कर रहे हैं तो एक हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। हम अपने घर से बहुत दूर हैं, हमारे गार्जियन हमसे डेली बात करते हैं फ़ोन पे, और भगवान न करे कभी उन्होंने फ़ोन किया, मतलब कोई अपने घर से ये सोच के नहीं निकलता है कि आज हम बाहर जा रहे हैं और आज ही मेरा लास्ट डे है, कोई ऐसा नहीं सोचता। मैंने देखो रात को मैसेज किया था 12-12:30 हाँ सर, मेरे को मतलब जैसे आपने कहा था कि तू ठीक है, हाँ। तो आई वाज लाइक कि नो वन इज़ गोइंग टू टेक केयर, बट
आपने पूछा था। हाँ, I मेरे को remember. मैंने पढ़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है, जैसे मेरे को न्यूज़ में कुछ कर रहा था, क्लास से मैं फ्री हुआ था, मेरे को न्यूज़ आई, मैंने देखा, मेरे को याद आया कि जय है उधर ही है, तो मैंने तेरे को सबसे पहले मैसेज किया। तेरे पास तो व्हाट्सएप भी नहीं है, नहीं। इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि तू ठीक है, कॉल कर, मैंने कॉल किया, तो फिर फाइनली बात हुई, तो उसने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो फिर ठीक सो है। दैट पर्टिकुलर टाइम आई वाज नॉट इन लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने मतलब उस साइड तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी है, क्योंकि फ़िलहाल अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन ना करके उसी कोचिंग में लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई है कि हम ना लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे। मतलब हम ऐसे रूम का रेंट भी दे रहे हैं, हम कोचिंग का भी रेंट दे रहे हैं, हम अपनी सेफ्टी का मेंटेनेंस का सब कुछ दे रहे हैं, लाइब्रेरी का भी दे रहे हैं। तो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग ए स्मॉल थिंग जो कि हमारी सेफ्टी है। उससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। ना हम वायलेंस पे हैं, ना हम किसी के अगेंस्ट हैं, ना हमारा कोई पॉलिटिकल इशू है। हम वी आर पॉलिटिकली वेरी वेरी न्यूट्रल, वी डोंट केयर हु इज़ द मेयर एंड वेयर एवर, बट यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। वी आर डिपेंडेंट ऑन यू इन दिस केस, है ना। हम जा करके पड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रशासन में नहीं हैं। तो आपके अंडर जो प्रशासन है, तो एटलीस्ट थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन तो हमारी बनती है ना। अच्छा, मुझे बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मुझे एक चीज़ के बारे में बताओ कि तुम यहाँ पे हो, अपना घर छोड़ के आप लोग आते हो, मतलब, और दिल्ली में रहना, मैं खुद अब दिल्ली में सेटल हुआ हूँ जाके काफ़ी सालों के बाद, तो दिल्ली में रहने का मतलब मोटा मोटा जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है उसका क्या खर्चा है, मतलब सब चीज़ों का मिला लें अगर, रूम का रेंट हो गया, लाइब्रेरी का, ये सब, और मैं कुछ बाद में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इस सब झमेले से बच के अपने घर पे रह के सेफ जोन में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। हाँ सर। मुझे बहुत बच्चों ने कॉल किया, पेरेंट्स ने मैसेज किया कि सर ऐसी ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना हुई, आपका क्या सजेशन है इस बारे में, आप बताओ। मैंने कहा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं किसी बच्चे को भी इन्वाइट करूंगा डेफिनेटली, और आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो मुझे ये बताओ कि मोटे मोटे क्या खर्चे हैं, मतलब कितना खर्चा आ जाता है एक महीने का, अगर मैं बात करूँ तो, कोचिंग की फीस बताना फिर उसके बाद। ठीक है, हाँ। 14 से 15 हज़ार आपके रूम का रेंट। अच्छा। बिजली का रेंट अलग। हाँ, बिजली बिल अलग। हाँ, वो तो हर जगह ही है, तो कॉमन हाँ। सी चीज़ है। उसके बाद आपके खाने का खर्चा अलग, पर्सनल आपका खर्चा अलग। तो 14-15 हज़ार रूम रेंट, बिजली बिल नहीं भी तो 2-3 हज़ार तक जाएगा, 1500 जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद अपने खर्च की बात करें तो पेरेंट्स 10-12 तो भेजते ही हैं, 15 ऐसे तो सबको भेजते हैं। और उसके बाद फिर टिफ़िन की बात करें तो 4,000 से 4500 उसमें भी जाता है। तो सर खर्चे तो हैं, है ना। और कैसी कैसी स्थिति में माँ बाप जो है पैसा जोड़ के बेचारे भेजते हैं। बिल्कुल 20-25 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है कम से कम, जिस हिसाब से तुमने बताया। हाँ, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। और अगर आप कितना भी कट शॉर्ट करके भी रहोगे तो भी महीने का 10,000 का खर्चा है, अगर आप डबल शेयरिंग। हाँ, मैं अगर सबकी बात करूँ, अगर हम कॉमन जनरल वे में बात करें तो 10-15 तो डेफिनेटली महीने का सबका खर्चा है। हाँ। तो माँ बाप यहाँ हम लोगों को भेजते हैं, जिन बच्चों की डेथ हुई उनका प्री क्वालिफाइड था। हाँ। तो उनके पेरेंट्स के घर में आप खुशी की लहर को सोचो कि हाँ प्री का रिजल्ट आ गया, हम बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, और सडनली न्यूज़ मिलती है कि नहीं आपका बच्चा नहीं रहा, और ऊपर से तो ये एक बार को तो उनको यकीन भी नहीं हुआ होगा कि ऐसा कुछ हो गया है, और दोबारा जब यकीन हुआ होगा तो उनके लॉस का, उनके रिग्रेट का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट बहुत डर लग रहा है कि अब सड़क पे, मान के चलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन मैं सड़क पे तो चल रही हूँ, सड़क पे पानी है, उसमें तो वायर हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक तो लग सकता है जैसे नीलेश रॉय को लगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी अबाउट लाइफ, तो लाइफ ही सेफ नहीं है हमारी तो। एग्जैक्टली। तो इस बारे में लग रहा है कि बेकार है फिर तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि यार, मतलब ये एक तरीके से ना सवाल करने वाला चीज़ है कि खुद से सवाल करो यार आप लोग। मैं तो टीचर हूँ, मेरे को तो बड़ा दुख होता है, ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है बच्चों के साथ तो, और मैं उस एस्पिरेंट वाले दौर में रहा हूँ, पर मैं ऐसे ऑफलाइन कोचिंगों में नहीं गया। मैं देखता हूँ माँ बाप, बच्चे आते हैं कोचिंग में इस होप से कि यार हमारा पेपर पास हो जाएगा, हम कोचिंग से पढ़ेंगे, और ये बच्चे बहुत पैसा खर्चा करते हैं, 25 से 30 हज़ार रुपये महीना इनका रहने का, सर्वाइवल का है। कम से कम वर्स्ट केस सिनेरियो में मानूँ तो 12-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं। दिल्ली में महंगाई है, खाने का है, रहने का है, और भी अगड़म बगड़म दुनिया भर की चीज़ें। मैं लाइब्रेरी का बताता हूँ यहाँ पे, तो लाइब्रेरी में मैंने कल देखा था कि 2500 कम से कम ये लोग लेते हैं, और 3,500 रुपये अच्छी लेवल की थोड़ी सी लाइब्रेरी महीने का। मैं बच्चों को एक चीज़ पूछूंगा, यार तुम अगर किराए के कमरे में रह रहे हो, तुम सस्ता रूम ले लो, थोड़ा कोचिंग से दूर ले लो, बट थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखो, पर आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों है? हमने तो आज तक कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना लाइब्रेरी का, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, बीइंग अ टीचर या बड़ा भाई, कि कोई भी झूठ, अगर 1 करोड़ लोग उस झूठ को सच मान लेना तो वो झूठ जो है सच नहीं बनता।
तुम्हें लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक 4x6 का कमरा है, 10x10 का कमरा है, छोटा सा कमरा भी है ना, किचन के बराबर का कमरा भी है, उसी में कुर्सी डाल के मेज़ डाल के अगर तुम पढ़ना चाहते हो ना, उसमें भी पढ़ सकते हो। तुम्हें लाइब्रेरी वाला वो भाई किसी का धंधा है, वो किसी का बिजनेस है। वो लाइब्रेरी वाला अगर 100 बच्चों को भी पढ़ा रहा है तो सोचो 2.5 से 3 लाख रुपए वो लाइब्रेरी वाला कमा रहा है, उसके मिसलिनियस खर्चे निकाल दो 50-2 लाख रुपए, भाई वो IAS से ज़्यादा कमा रहा है, उसका वो बिजनेस है। ठीक है, ये लाइब्रेरी ना दिमाग में होती है, अपने कमरों में बैठ के पढ़ना चालू करो। और जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग, मैं कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ ये मिसमैनेजमेंट के, ये लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस के, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी के अगेंस्ट मैं हूँ कि यार बच्चों की जान जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहानी, पेरेंट्स बेचारे नंबर मिला रहे हैं, नंबर नहीं लग रहा है, बच्चे मरते जा रहे हैं। अभी एक बच्चे की इलेक्ट्रोलेक्टेड, वो बेचारा BSES की नाकामी की वजह से पता नहीं काउंसलर क्या नशा करके सो रहा था वहाँ का एरिया का, मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ें गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, क्योंकि बच्चे जब रीच आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो कंसर्न रहता है। और मेनली जितने भी ये बड़े एजुकेटर्स थे, मुझे क्यों आज बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी ये बड़े एजुकेटर्स थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन सबकी ही कोचिंग है उस एरिया में। ORN में सारी बड़ी बड़ी UPSC की सारी कोचिंग बड़ी बड़ी वही है, और कोई भी आज निकल के नहीं आ रहा सामने, क्योंकि सबकी कोचिंग है। और मैंने देखा अभी लाइब्रेरी सबकी सील हो चुकी हैं, क्योंकि सब के सब नॉर्म का वायलेशन करके बने हुए थे। कोई भी बेसमेंट में लाइब्रेरी आप नहीं बना सकते। बच्चों को बोलूँगा लाइब्रेरी जाना कर दो बंद, ठीक है, अपने रूम पे पढ़ो। और लाइब्रेरी जा रहे हो तो आप उसको पहले देखो ना कि वो ऐसी जगह पे है ना भाई, उसमें कम से कम इन केस ऑफ मिसहैप आप निकल तो पाओ बाहर, उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं कि नहीं खड़े। यार किसी का बिजनेस तुम्हारे लिए जान पे आ जाएगा तो वो तो दिक्कत वाली चीज़ है ना फिर, तो वो आपको नहीं करना है। आप लोग सब पढ़े लिखे बच्चे हो, ग्रेजुएशन सबने करी है, जितने भी UPSC एस्पिरेंट है। मैं भी UPSC की तैयारी करता था, मैंने पर कभी ऐसे कोचिंग जाके नहीं करी, घर से ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से करी। ऑनलाइन भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखो न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस वीडियो नहीं बनाता कभी भी। पॉलिटिक्स इसके करना मत। बच्चों को मैं बोलूँगा कि दिमाग को शांत रखो, थोड़ा सा दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखो, तुम्हारी तैयारी पे फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं तो उसकी वजह से धरना प्रदर्शन आप अगर कर रहे हो, मैं मानता हूँ तुम्हारी भावनाएं जो हैं वो आई एम टोटली विद इट, ठीक है, पर बेटा आप शांतिपूर्ण करना, क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई भी एक ऐसी किसी भी उद्दंडता में कोई कंप्लेन हो गई तो फिर करियर बर्बाद हो जाएगा। कल मैं DCP साहब का वो देख रहा था तो उन्होंने बताया था, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि हम बच्चों के साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं, हम बच्चों पे केस नहीं करना चाहते क्योंकि इनका पूरा करियर पड़ा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। तो मैं भाई ऐसा नहीं है कि यार वो लोग भी तुम्हारी वाले जोन में ही थे एक टाइम पे, और एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, पर ऐसा नहीं कि सारी मछलियाँ खराब हैं। लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोग तुम्हारी सपोर्ट के लिए आएंगे। जैसे मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि यार बनानी चाहिए बच्चों को। मैंने बच्चे को बुलाया, उसकी चिंता हुई तो मैंने उसको रात को मैसेज किया, कॉल पे बात करी और उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा तू आ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारे साथ। बहुत सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, उसको पीसफुली अथॉरिटीज़ तक पहुँचाओ। अथॉरिटीज एक्शन लेंगी। मैं यहाँ पे बोलूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखलंदाजी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए कुछ ना कुछ कि ये सब जो चल रहा है, ये जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं ना, इनकी तरफ से MCD वाले सो रहे हैं, फायर डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा, घूसखोरी चल रही है। अब हमारे यहाँ का तो CM भी भाई जेल में पड़ा है, वो वहीं से सरकार चला रहा है, तो उससे क्या ही उम्मीद आप कर सकते हो। ये टोटल फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का मेरी तरफ से, तो मैं मानूंगा ऐसा। और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको यार मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो, तो ज़्यादा बेहतर ही है तुम्हारे लिए, क्योंकि आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप जब घोड़े बेच के सो रहे थे, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, अगर बच्चे बता रहे हैं कि 1 साल से वहाँ वाटर लॉगिंग हो रही है, क्लॉगिंग हो रही है, सीवर फट रहा है, तो आप कर क्यों नहीं रहे थे कुछ, है ना। जब आपको वोट मांगना होता है तब तो आप हाथ जोड़ते हो, चरणों में लेट जाते हो, आप क्यों नहीं आते हो। तो यार इसकी जिम्मेदारी लो और रिज़ाइन करो। जो भी लोग हैं, जितने भी ये काउंसलर हैं, विधायक जहाँ का जो भी है, यहाँ पे जो मेयर साहब हैं हमारे दिल्ली की, जो भी मैडम हैं, वो भी बड़ी बातें कर रही थी बड़ी कि इस बार मानसून में बहुत इन्जॉय होगा। आप देख लो, बच्चों की जान चली गई, वो भी गायब है, वो भी नहीं आ रही है कहीं निकल के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो हैं बातें बनाते हैं, बस बातों बनानों से नहीं होगा भाई। आप सब से हम्बल रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप जो है ना, आप लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपके घर का बच्चा जाता तो आपको समझ में आता है ना, आपका कोई भाई बहन कजिन या आपका बच्चा जाता तो आपको समझ में आता। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस आप लोगों से बस इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि भाई बच्चे जो हैं बेचारे, बाहर के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, MP के। एक बच्चा जो मरा है वो केरला का बच्चा था यार, एक बच्चा साउथ इंडियन था, है ना। हाँ, एक बच्चा केरला का था। मतलब देश भर के बच्चे आ रहे हैं। अगर उनसे आपका वोट बैंक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस एरिया को नेग्लेक्ट कर दोगे। आपकी इकॉनमी चल रही है, 1000-2000 करोड़ की इंडस्ट्री है वो पूरी ORN, वहाँ पे वेब सीरीज बनी हुई है भाई। तो ये सवाल करने की ज़रूरत है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौत का कोचिंग सेंटर। और यहाँ बच्चों के लिए जो सवाल है, मैं यहाँ पे अगली स्लाइड पे आना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं मेरे,
ऐसे आज बच्चों को प्रोटेस्ट करना चल रहा है। अब यहाँ पे एक जो हैशटैग है ये ट्रेंड कर रहा होगा आज की डेट में, ये को बच्चों ने ही भेजा है, टेलीग्राम से हमने निकाला था उनके ग्रुप से ही कि क्विट ORN। अब ये सोचो ना कि कितने लोग, और यार आप ORN अगर बंद हो जाएगा, बहुत सारी कोचिंग बंद हो जाएगी, लोगों का घर चलता है, लोग उसमें एम्प्लॉयड भी हैं, कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स काम करते हैं, मैनेजमेंट का स्टाफ है, बच्चे पढ़ने की उम्मीद से आते हैं, तो वो उसी चीज़ पे फोकस रहें तो ज़्यादा है। ये छोटे छोटे लैप्सेज हैं, हम सोचते हैं कि कहीं पे वी कैन कट द कॉर्नर्स, हम थोड़ी थोड़ी पैसे बचा के, हम थोड़ी सी ये जो मैनेजमेंट के लैप्सेज का फ़ायदा उठा के हम थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमा लें। अब आप एक इतना ज़्यादा ब्लैक मनी कमा के क्या करोगे यार, जब एक बार में चला जाएगा सब, आपकी इज्जत चली गई है ना। ये जो कोचिंग सेंटर वाला जो भी था, तो मतलब कुल मिला के ये हो गया ना कि अब इनकी बेइज्जती हो गई इतने ज़्यादा बच्चों के, उन पर हत्या का मुकदमा लग जाएगा पूरी तरीके से, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा अब उनके ऊपर। तो मतलब हमें ये सवाल खुद से करना चाहिए, कोचिंग सेंटर के जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के मालिक जो हैं उनको करना चाहिए कि अगर ये ऐसी चीज़ें हैं, आप इतने सारे बच्चों से 2-2 लाख रुपए फीस है जहाँ तक है तुम्हारी, है ना, कम 1.7 लाख, भाई 1,70,000 रुपये कम होते। मेरी पूरी बीटेक 4 साल की हो गई थी, 1 साल की फीस मैं बता रहा हूँ, पूरी 4 लाख में बीटेक हो गई थी मेरी जो है। यहाँ बच्चा जो है 15 से 20 लाख रुपये तो कोचिंग में केवल फीस दे रहा है यार। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हैशटैग है ये चल रहा है, बच्चे बताओ, देखो यहाँ पे बच्चे ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कैसे डेड बॉडीज़ के रूप में बच्चे। तो ऐसी स्थिति मेरे को नहीं लगता कि आज तक ORM में कभी हुई है, क्योंकि मैं वहाँ से किताबें वगैरह लेने जाता हूँ, करोलबाग की साइड में अपना जाना आना होता रहता है। बहुत दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा सहानुभूति है मेरी उन बच्चों के साथ, माता पिता के साथ। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स के साथ पहुँचाएँ। कुछ सवाल हैं मैनेजमेंट से, मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप लोग भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। हम हादसा होने का वेट क्यों करते हैं, हम हादसे से पहले जो है क्यों नहीं जग जाते। हम अगर हादसे का वेट करेंगे तो फिर दिक्कत है, हादसे से पहले ही हम अगर कर लेते तो शायद इतनी जान नहीं जाती, बच्चे बेचारे इस हालत में नहीं होते कि बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ता, वो भी इस तरीके से। दूसरी चीज़, यहाँ पे पेरेंट्स को से रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स अगर किसी कोचिंग सेंटर में बच्चे को भेज रहे हैं, केवल आप सोशल मीडिया की चकाचौंध यूट्यूब पे वीडियो फर्जी रिजल्ट देख के मत आओ। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप, एक रिसोर्स है ऑनलाइन एजुकेशन, पूरी की पूरी एडटेक इंडस्ट्री ऑनलाइन है, हर कोचिंग सेंटर का ऑनलाइन मॉड्यूल भी होता है, आप ऑनलाइन में ज्वाइन करा लो बच्चे को। पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसको कहीं से भी पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी बच्चा, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि तुमको क्या लगता है कि दिल्ली आने के बाद तुम्हें फ़ायदा हुआ, कि क्या कुछ ऐसा तुमने दिल्ली में आके किया है जो तुम ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकती थी? मुझे एक चीज़ बताओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पहले रियलाइज़ नहीं हो पाई ये बात कि जब तू दिल्ली आ रही थी तो मैंने देखो बोला था कि सोच समझ के आना, है ना, बहुत सोच समझना, कैलकुलेशन करना। कहीं ना कहीं माइंड में ये लगी हुई थी कि नहीं वर्चुअली नहीं हो पाएगा, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मेंटल पीस ख़त्म हो चुकी है, हर तरीके से ख़त्म हो चुकी है मेंटल पीस। तो कोई मतलब नहीं, मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत ही नीडी हो कि कोचिंग के हिसाब से नहीं चल पाएगा वो ही आए, अदरवाइज अपना घर इज़ बेस्ट। अपना घर, आप भले ही अपने चौल में बैठे हो या फिर आप छप्पर के नीचे बैठे हो या खेत में बैठ के ऑनलाइन मोबाइल पे क्लास कर रहे हो बेटा, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने माँ बाप के सुपरविजन में हो। अब सोचो तुम्हारे माँ बाप से तुम दूर हो कैसे। मैं माता पिता से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत का पैसा अगर इन्वेस्ट कहीं कर रहे हो तो प्लीज़ उसके बारे में एक बार ज़रूर देखें, ड्यू डिलीजेंस ज़रूर करें। आप पूरी इतिहास निकालें उस कोचिंग का कि हाँ आसपास का एरिया देखें कैसा है, वहाँ पे लोगों से बात करें, लोकल लोग आपको सच्चाई बताएंगे, कोचिंग वाले कभी सच्चाई नहीं बताते, ठीक है। और उनके पुराने स्टूडेंट से पूछें लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी क्या है, कैसे है, रूम का रेंट क्या है, पीजी कितना दूर है, खाना कैसा है। बहुत सारी फंडामेंटल दिक्कतें रहती हैं। बच्चे मेरे को बात करते हैं, मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की। इसकी मैंने कितनी बार काउंसलिंग करी होगी, इसको ब्रेक डाउन हो जाता है कि सर मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अपने घर चले जाओ कुछ दिन के लिए। मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, ऐसे स्ट्रेस से पेपर नहीं पास कर सकते आप। और आपके पेपर के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। एग्ज़ाम इज़ नॉट योर लाइफ, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। जीवन में मैं भी एग्ज़ाम पास किया हूँ बहुत सारे, और मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है कुछ भी नहीं कर रहा। मैं केवल पढ़ाता हूँ और भी मैं बहुत सारे काम करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके चक्कर में पागल हो गया। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। अपने प्रोडक्टिव ईयर्स में हो आप यूथ के, आप उसमें स्किल सेट्स डेवलप करो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो तुम अफसर बनना चाहते हो, IAS IPS ये बनना चाहते हो, IRS। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। तुम्हारी भावनाओं का मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ, पर बेटा उन चीज़ों को भी तो देखो कि अगर तुम्हारी जान पे ही बात आ जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा उस सारी मेहनत का, उस सारे जोश का, जज्बे का, ठीक है। और
जो कोचिंग अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगा कि आप लोग इतने सारे पैसे लेते हैं तो आप कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर्स को तो अपने दुरुस्त रखें। ऐसे जो माइनर से जो इश्यूज़ हैं इनको आप फिक्स कर सकते हैं। और क्योंकि बच्चे आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, आप रिजल्ट देते हैं, आप लोग भी मेहनत करते हैं, टीचर भी मेहनत करते हैं बेचारे, है ना। बच्चा पूरा एनर्जी लगा के और रिजल्ट आ जाता है, वो मैं मानता हूँ, रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं कोचिंग सेंटर्स के। बट क्या जान से बढ़ के कुछ है? मेरे को नहीं लगता कि जान से बढ़ के कुछ है। जो बच्चा असमय चला गया, उसके माँ बाप से पूछो ना कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो उनका हो सकता है आखिरी सहारा हो, किसी का इकलौता बच्चा हो, तो उसको आप कभी भर नहीं सकते। आप कितना भी पैसा दे दोगे वो कभी लॉस कंपेंसेट नहीं हो सकता उस चीज़ का। मेरी बस यही गुजारिश है। और कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप बताना चाहोगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अपनी तरफ से, जो तुम्हारे साथ के साथी हैं, जो 21 से लेकर 25 साल के तुम्हारे एज ग्रुप के हैं, क्या बताना चाहोगे बच्चों को? सर 2-3 पॉइंटर्स ऐसे हैं जो कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये पॉइंटर्स सही है। पहली चीज़ कि किसी भी एग्ज़ाम, सिर्फ यूपीएससी नहीं, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देखने के बाद, थोड़ी उससे रिलेटेड ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के बाद और अपने कॉमन सेंस से उसमें कुछ कुछ एडिशनली आप ऐड करके एक बहुत ही जनरल सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप उसमें एस कर सकते हैं। ये कहीं से, मतलब अब तक मैं विद इन 6 मंथ्स में इतना तो जान गई हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए वो जो एक हाहाकार टाइप स्थिति होती है ना कि ये करने से ही ये होगा, कोडिंग करने से ही यूपीएससी निकलेगी, वैसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अंधी दौड़ में नहीं भागना है कि लाइब्रेरी सब जा रहे हैं तो हमको भी जाना है, इस जगह पे सब एडमिशन ले रहे हैं तो हमको भी लेना है, इस तरह से बच के रहना है। एट द एंड आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है। हाँ, कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन जो कि जेन्युइन है, जो कि रॉ है, किसी के कहे गए में नहीं। कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। जैसे कि लाइब्रेरी के बारे में मैंने पहले भी कहा कि अगर वो बेसमेंट में बनी हुई है, कुछ एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे फोकस करते हुए हम एक पॉजिटिव आउटकम के साथ खुद की सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड आपकी जान, आपके पेरेंट्स का नुकसान हुआ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो हमारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे अच्छे टीचर्स हैं, उनको फ़र्क पड़ रहा है। बाकी जो झूठे लोग हैं जो फालतू का राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति से ही काम है अंत में, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको थोड़ी बहुत अपनी जान की परवाह खुद भी करनी होगी। आप 3-4 क्राइटेरियाज़ को फॉलो करिए कि जैसे आप देख रहे हैं बेसमेंट में लाइब्रेरी है, बायोमेट्रिक्स का गेट है, तो जहाँ आपको 3-4 ऐसी चीज़ें दिखे जिससे खतरे का आभास हो, तो उस चीज़ में एंटर मत करिए, उस चीज़ में कदम मत रखिए, चाहे वो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो। जस्ट लीव देम, अपना ब्रेन अप्लाई करिए। एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और हम नहीं जानते हैं कि वो कब रिस्पॉन्सिबल होगी, तो एटलीस्ट हमें होना पड़ेगा ना अवेयर। स्टार्टिंग तो कहीं से करनी पड़ेगी और स्टार्टिंग खुद से हो तो वो बेटर है। तो बस यही कहना चाहती हूँ। और सर बहुत ही दुखद घटना थी, अंत में बहुत बुरा लग रहा है कि प्रीलिम्स के बाद, या फिर प्रीलिम्स नहीं भी होता तो कहीं की वो जानते हैं, हमारे लिए वो एक नंबर है लेकिन पेरेंट्स के लिए वो पूरी दुनिया थी। तो मतलब इसके बाद इवन मेरे ही पेरेंट्स की मुझे 50 बार कॉल आ चुकी है, कहाँ हो, कैसी हो, कहाँ हो, कैसी हो, घर आ जाओ। मतलब मुझे भी उन्हें कुछ सांत्वना देने में बन नहीं रहा है, क्योंकि मैं सर अभी कितना भी होगा, मान के चलिए मैं क्लासेस ना जाऊँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक सब्जेक्ट डिवाइडेड है कि इस मंथ मुझे ये करना है, चाहे वो मैं घर में बैठ के ही करूँ। इस मंथ मुझे ये करना है, ये सब्जेक्ट पढ़नी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, IR, एथिक्स, जितने भी सारे हैं मंथली डिवाइडेड है। तो मैं अभी बिल्कुल हिल भी नहीं सकती। तो ये सारा रीज़न है। उनको बस मैं इतनी सांत्वना देती हूँ कि अपने जानते समझते मैं अपनी रक्षा करूँगी। तो ये बात है। बिल्कुल सही बात बोली जाए ने। और मैं यहीं पे बोलूँगा कि जिम्मेदार कौन, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया कि जिम्मेदार कौन, तो कलेक्टिवली जो है हम लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। मैं आप लोगों से कलेक्टिव जिम्मेदार कौन है, हम लोग ही जिम्मेदार हैं, कलेक्टिवली हम सब ही जिम्मेदार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, टीचर्स हो गए, कोचिंग का मैनेजमेंट हो गया और बच्चे भी हो गए, क्योंकि बच्चों ने ऐसी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया कि इससे कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हल्के में ली चीज़ें, और जब दिक्कतें हो गई हैं तब सब कलेक्टिव मेजर्स लेने में लगे हुए हैं। पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने शायद कभी उस चीज़ को उस तरीके से नहीं लिया। तो हम सब कलेक्टिवली इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों की बात सुने। ठीक है, मैनेजमेंट को मैं ये बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनको प्रोवाइड कराएं। आप जो सिक्योरिटी में लैप्सेस होते हैं उसको ना करें।
एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह भैया यही होगी, सलाह देने वाला वैसे हालांकि मैं कोई होता नहीं हूँ, बट अब सलाह आई थिंक आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो फेल्ड हो चुके हो ना, आपका तो टोटली ये इट इज़ अ वेरी आई वुड से कि ब्लंडर। तो आप लोग जो है अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगे तो आपको वोट मिलेगा, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा वापस, और फिर आप शायद वापस ना आ पाओ। सीएम साहब खुद आपके जेल में हैं अपने कृत्यों की वजह से। तो आप जो है ये देख लो कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ना कुछ इस पे जजमेंट लाना चाहिए। ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, कहाँ पे एमसीडी वालों ने खेल किया हुआ है, कहाँ फायर डिपार्टमेंट ने खेल किया हुआ है, कहाँ पे इन लोगों ने घूस ली है। जो जो जिम्मेदार हो उस सबको हटाओ, उन सब से रिजिग्नेशन कराओ, उनको उनके पदों से हटाओ, और उसकी जगह पे अच्छे ईमानदार मेहनती और डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को लेके आओ। इन सबको हटाओ। इन लोगों ने करना था जो कर दिया, बच्चों की गई है जान, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ अभी, तो भैया मेरा तो बोलना बनता है, और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, और मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, जो कि एक बहुत दुखद घटना है। ये फिर से ना हो, इसके लिए हम सभी को साथ में मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। बच्चों को फाइनल मैसेज, बच्चों को बेटा हिम्मत मत हारना, ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत दुखद है। मेरी पूरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है। आप चैनल से जुड़े रहना, आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता ये सब चीज़ें, पर बताना ज़रूर। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ऐसा मुद्दा है जो आप शेयर करना चाहते हो, और अगर मैं किसी काम आ पाया तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। तो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, जिस सपने को, जिस जज्बे को लेके आए थे वो करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनसे। छोटी चीज़ तो खैर नहीं बोलूँगा, छोटा बोल गया, बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर मेंटल हेल्थ पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। पर थोड़ा सा ना हिम्मत बना के रखना बच्चों, है ना, हिम्मत बना के रखना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना। यहाँ पे तुम एक दूसरे के सहारे हो, माँ बाप है नहीं, कोचिंग वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम एक दूसरे के सहारे हो, तो एक दूसरे का ध्यान रखो। आज जैसे तुम लोग एक यूनिटी के साथ ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो इसको पीसफुल ही रखना। कुछ भी ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे करियर पे चीज़ें आ जाएं, ठीक है। मेक इट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आप कर रहे हो तो आराम से करो, अथॉरिटीज़ की बात सुनो। वहाँ पे पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के काफ़ी सारे अधिकारी वहाँ पे हैं, उनसे अपनी बात रखवाओ, ठीक है। उन लोगों की हेल्प लो, वो लोग आपकी मदद करने के लिए ही हैं। वो लोग भी उसी एग्ज़ाम को पास करके गए हैं जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं। तो बी ए गुड सिटीजन, बी ए गुड स्टूडेंट। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। मिलता हूँ आपसे अगली किसी क्लास में। टेक केयर।